नमस्कार साथियों। अभिव्यक्ति परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 10 अगस्त यानी कि आज के करंट अफेयर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाथ द्वारा पिछवाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, पिछवाई कला का संबंध किससे है कि वर्तमान में क्या किया गया है, राजस्थान के 5 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिनमें से एक है ये पिछवाई कला। ठीक है, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो ये जो नाथ द्वारा पिछवाई है इसका संबंध किससे है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, जो जीआई टैग से संबंधित एक क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था और उसमें भारत के 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था और दोनों ही कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, एक फुटवियर था और एक घुंघरू था। आपको याद होगा कि वो भारत के 53वें और 54वें क्या थे, जीआई टैग थे। ठीक है, सबसे पहले भारत में किसको जीआई टैग दिया गया था इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज फिर से चर्चा करेंगे उन्हीं सभी सारे फैक्टों के बारे में। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि राजस्थान में ये जो नाथ द्वारा पिछवाई कला है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो पिछवाई कला है इसका संबंध है किससे। ठीक है, तो मलमल, रेशम और वोयल के कपड़े पर विशेष रंगाई और छपाई। ठीक है, तो ये जो मलमल, रेशम और वोयल के कपड़े पर जो विशेष रंगाई और छपाई की जाती है, ठीक है, वो कहाँ पर की जाती है, वो नाथ द्वारा में नहीं की जाती। तो कहाँ की जाती है, ये जोधपुर में की जाती है। कहाँ पर की जाती है, जोधपुर में, जिसको बोलते हैं बंदेज। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि जो बंदेज है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का है। और इस बंदेज को भी इसी के साथ जीआई टैग दिया गया है। कब दिया गया था, तो हाल ही में अगस्त 2023 में इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, हथियारों को गर्म या ठंडा करके विशेष डिजाइन द्वारा अलंकृत करना। ठीक है, तो हथियारों को देखो गर्म और डिजाइन करके जो डिजाइन दी जाती है, ठीक, इस कला को बोलते हैं कोफ्तगारी। क्या बोलते हैं, कोफ्तगारी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। इसको भी क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है इसी के साथ। ठीक है, तो 2 तो ये होगी जिनको जीआई टैग मिला है। 5 कौन कौन सी जीआई टैग जो वस्तुएं हैं उनको देखेंगे हम। ठीक, अगला देखते हैं, ऊँट की खाल पर विशेष कारीगरी। ठीक है, ऊँट की खाल पर जो विशेष कारीगरी की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो वो भी अपने को देखना है। इसको कहते हैं उस्ता कला। क्या बोलते हैं, उस्ता कला। ठीक है, तो इस उस्ता कला को भी क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जब आप राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगे। अगला जो ऑप्शन दिया गया है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे बनी विशेष चित्रकारी, इसी को बोलते हैं पिछवाई कला। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पिछवाई कहते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर है, नाथ द्वारा में है। कहाँ है, नाथ द्वारा में। और ये हमने पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व किया है कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो नाथ द्वारा में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, और करंट में ये मुद्दा रहा है क्योंकि हाल ही में इसको, ये जो पिछवाई कला है इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, देखो न्यूज़ में क्या रहा है वो देख लेते हैं कि नाथ द्वारा पिछवाई समेत 5 कलाओं को जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब ये 5 कला कौन कौन सी हैं उनको एक बार यहीं पे देख लेते हैं, फिर अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्या वाकई में ही इनको जीआई टैग मिला है। तो पहला जो मिला है नाथ द्वारा पिछवाई कला को, जो कि क्या है, श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे बनी एक विशेष चित्रकारी होती है। उसके बाद जोधपुरी बंदेज को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ये मलमल, रेशम और वोयल के कपड़े पर विशेष रंगाई और छपाई की जाती है, इसी कला को क्या बोलते हैं, बंदेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ये उदयपुर की कोफ्तगारी है। ठीक है, यानी कि जब हम क्या करें, किसी मेटल के कोई जो धातु है उसको गलाकर या ठंडा करके उसको नया नया आकार दे दिया जाता है।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोप्तकारी कला, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 4 नंबर पे आती है बीकानेर की कसीदाकारी कला। ये जो बीकानेर की कसीदाकारी कला क्या होती है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, बंदेज जैसी होती है लेकिन बंदेज नहीं होता है। ठीक है, उसमें रंगाई और छपाई की जाती है, लेकिन इसमें जो वस्तुओं को जो कपड़े को डिजाइन दी जाती है वो सुई धागे से दी जाती है। ठीक है, धागे से बुनाई करके, महीन बुनाई करके, और उसमें आपने देखा होगा कि कई कपड़े ऐसे होते हैं उसमें छोटे छोटे शीशे से दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे किसकी विशेषता है? कसीदाकारी जो कला है उसकी विशेषता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कपास, रेशम और मखमल के विभिन्न प्रकार के जो कपड़े हैं उन पर महीन टाँके और दर्पण का कार्य किया जाता है। ठीक है, इन सभी को हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो बीकानेर की जो उस्ता कला है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये उस्ता कला क्या है कि ऊँट की खाल पर विशेष कारीगरी जो की जाती है, ठीक, इसको बोलते हैं उस्ता कला। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है और करंट के दृष्टि से भी ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपको याद होनी चाहिए ये सभी चीज़ें। अब इनको एक बार चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि ये जो पिछवाई कला है वो इस प्रकार से है। जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसकी दीवारों पे ये की गई है। ठीक है, उसके बाद जो बंदेज कला है वो इस प्रकार की है। ठीक है, और जो कोप्तकारी जो कला है वो इस प्रकार से, जैसे धातुओं को गलाकर या पिघलाकर नया नया आकार दिया जाता है, डिजाइन दी जाती है। ठीक है, और जो बीकानेर की जो कसीदाकारी है वो कला ये है। ठीक है, इसमें सुई धागे से वस्तुओं को, कपड़ों को डिजाइन दी जाती है। ठीक है, और ऊँट पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं उस्ता कला, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, देखो बात हम पहले भी कर चुके हैं जीआई टैग के बारे में, और एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि ये जो आपको अच्छे से याद हो जाए। जीआई टैग होता क्या है? एक भौगोलिक संकेत है। ठीक है, क्या है? एक भौगोलिक संकेत है, यानी किसी वस्तु को कोई संकेत दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसकी पहचान अन्य वस्तुओं से अलग करने के लिए, ठीक है, उसकी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए टैग दिया जाता है। ठीक, देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जीआई टैग कौन देता है? WTO देता है। ठीक है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये देता है WTO। ठीक है, और कौन से जो कानून के तहत ये दिया जाता है तो वो भी हमने समझा था कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार जो कानून बनाया गया था 1995 में, उसके तहत वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर बात करें भारत में, तो भारत में जो वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है, वो वस्तुओं के भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के तहत दिया जाता है। और ये जो अधिनियम पारित किया गया था, ये कब किया गया था? 1999 में ये पारित किया गया है। ठीक है, अब इस अधिनियम यानी कि इस कानून के तहत जीआई टैग देता कौन है? तो वाणिज्यिक जो मंत्रालय है उसका एक विभाग है, इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड विभाग। ठीक है, इसकी भी एक ब्रांच है जो कि चेन्नई में है, उसके द्वारा ये दिया जाता है टैग। अब तक देखो भारत में कुल 54 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है, और सबसे पहली बार 2004 में हमने किसको जीआई टैग दिया था? तो जो दार्जिलिंग चाय है उसको जीआई टैग दिया था। ठीक है, तो भारत में तो 54 उत्पाद हैं टोटल जिनको जीआई टैग मिला है। इन 54 में से देखो 21 तो कहाँ के हैं? केवल राजस्थान के हैं। तो राजस्थान में अब तक क्या है? 21 वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये 21 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? एक बार नेट पे जाके सर्च कर लेना इनको, ठीक है, ताकि याद रहे कि कौन कौन सी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है और किसको नहीं दिया गया है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीआई टैग नहीं दिया गया है, तो 3 तो जो जिनको ऐसी वस्तुएं होंगी जिनको जीआई टैग मिला है, और एक वस्तु ऐसी होगी जिनको जीआई टैग नहीं मिला है। ठीक है, तो ये जो 21 वस्तुएं हैं ज़्यादा नहीं है, एक बार नज़र से निकाल लेंगे तो थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन देखते ही दिमाग में एक आंसर तो आएगा कम से कम, आप तुक्का तो लगा पाएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेना है उन सभी को। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा के एक नए शोध में यह खुलासा हुआ है कि मंगल ग्रह के घूमने की रफ्तार में तेजी हुई है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर दिन की अवधि कुछ कम हो गई है। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर दिन की अवधि के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ठीक,
देखो नासा ने एक शोध किया है जिसमें पता चला है कि जो मंगल ग्रह है उसकी जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता था वो मंगल ग्रह, उसकी गति बढ़ गई है, यानी कि वो अब तेजी से गति करने लगा है। ठीक है, जिसके कारण इसका प्रभाव उसकी दिन और रात की अवधि पर भी पड़ा है। और दिन और रात की अवधि पर कैसा प्रभाव पड़ा है कि जो दिन और रात की जो अवधि है वो थोड़ी छोटी हो गई है। ठीक है, दिन की अवधि क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो पहले दिन की अवधि कितनी थी, इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। उन कथनों के बारे में अपने को देखना है कि सही कौन सा है। ठीक है, तो पहला जो कथन है कि पृथ्वी पर दिन की अवधि की आधी, यानी कि जो मंगल ग्रह पर जो दिन की अवधि होती है वो पृथ्वी के दिन की आधी होती है। क्या ये बात सत्य है? तो सत्य नहीं है। ठीक है, आधी तो नहीं होती है। अगला जो ऑप्शन है कि पृथ्वी पर दिन की अवधि के लगभग बराबर है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जितने घंटे का दिन होता है क्या मंगल ग्रह पर भी उतना ही घंटे का दिन होता है? ठीक है, तो यहाँ पर लगभग बराबर लिखा है, सेम बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। जितने घंटे का दिन पृथ्वी पर होता है सेम लगभग उतने ही घंटे का दिन उस पे मंगल ग्रह पर भी होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन की अवधि कितनी होती है उसको देख लेना है। पृथ्वी पर दिन की अवधि होती है 23 घंटे और लगभग होती है 56 मिनट के आसपास। एक दिन की अवधि ये होती है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, अब बात करें मंगल ग्रह पर, तो मंगल ग्रह पर जो दिन की अवधि होती है वो होती है लगभग 24 घंटे और 37 मिनट के आसपास होती है। ठीक है, 37 भी मिलेगा, कहीं 40 भी मिल सकता है, लेकिन 24 घंटे 37 मिनट यानी कि लगभग 24.5 घंटे। ठीक है, तो पृथ्वी पे जो दिन की अवधि है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा, एक घंटे का भी नहीं है, बल्कि आधा पौन घंटे का थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि पृथ्वी के दिन की अवधि के दुगनी, तो दुगनी तो नहीं है क्योंकि हमने देख लिया कि लगभग बराबर है। ठीक, तो जो सही आंसर है वो कौन सा है? बी सही आंसर है। ठीक है, तो मंगल ग्रह से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जो न्यूज़ में रहा है वो क्या रहा है, ताकि आपको पता चले कि जो एग्जैक्ट न्यूज़ थी वो क्या थी। ठीक है, न्यूज़ में रहा है कि मंगल ग्रह के घूमने की रफ्तार में तेज़ी हुई है। ठीक है, और जो दिन क्या हो गए, छोटे हो गए, छोटे हो गए दिन। तो ये जो शोध है ये किसका है? नासा का है। ठीक है, और देखो इसमें लिखा गया है कि नासा के एक ताज़ा शोध में ये खुलासा हुआ है। और ये जो खुलासा हुआ है वो किस पेपर में किया गया था? तो यहीं पे लिखा हुआ है नेचर मैगजीन। ठीक है, तो ये खुलासा किस में हुआ है? नेचर मैगजीन में हुआ है। तो मैगजीन आपको याद नहीं रखना है इतना, आपको याद रखना है ये जो मंगल ग्रह से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट वाले बहुत कम होते हैं, करंट बेस्ड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और करंट भी देखो दो प्रकार का होता है, पहले दिन भी समझाया था मैंने कि एक तो करंट जो होता है, एक तो करंट होता है, एक अफेयर होता है। ठीक है, हम मिलाकर बोल देते हैं करंट अफेयर। ठीक है, लेकिन करंट वो होता है जो मतलब आज न्यूज़ में रहा है कल नहीं रहेगा, और जो अफेयर्स वो होते हैं जो आज न्यूज़ में रहे हैं तो वो कई दिनों तक न्यूज़ में बने रहेंगे। ठीक है, वो मुद्दे होते हैं, अफेयर्स मतलब मुद्दे, और मुद्दे कई दिन तक चलते हैं। ठीक, तो आपको मुद्दे याद रखने हैं। ठीक है, तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में अपने को इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, लेकिन जो मंगल ग्रह से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से जीएस से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, तो वो आपको याद रखना है। मंगल ग्रह से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब देखो ये जो मंगल ग्रह है इसका अगर क्रम देखें कि क्रम में कौन सा आता है, तो ये चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, कौन से नंबर पे आता है? सूर्य से अगर क्रम देखें तो चौथे नंबर पे आता है। पहले कौन आता है ये आपको याद होना चाहिए कि पहले बुध आता है। ठीक है, बुध ग्रह है, उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। तो क्रम में क्या है? ये चौथे नंबर पर है सौर मंडल में। ठीक है, सूर्य से देखो चौथे स्थान पर है, और इसका अगर आकार की बात करें तो आकार पृथ्वी से आधा है। ये भी आपको याद रखना, पृथ्वी से बहुत छोटा है। ठीक, और ये दूसरा सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है।
बुध के बाद इसका नंबर आता है किसका, मंगल ग्रह का। ठीक, देखो अगर सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा करता है, अगर इसके पथ की बात करें तो कौन से पथ में गति करता है, तो दीर्घ वर्ताकार पथ में गति करता है, जैसे पृथ्वी करती है सेम वैसे ही मंगल ग्रह भी, ठीक है, गति करता है। अगर दिशा की बात करें तो ये वामावर्त दिशा में गति करता है। ठीक है, यानी कि ऐसे कहें ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। अब तुलना करें पृथ्वी की, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कौन सी दिशा में गति करती है, तो वो भी क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट गति करती है। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो दोनों की तुलना करनी है अपने को, मंगल ग्रह और पृथ्वी की साथ साथ तुलना करके पढ़ते चलेंगे। आगे लिखा है इसमें कि मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर करने में कितना दिन लेता है, 687 दिन लगाता है। ठीक है, तो मंगल ग्रह देखो 687 दिन लगाता है, और पृथ्वी कितना दिन लगाती है, ठीक, तो लगभग पृथ्वी लगाती है 365 दिन। ठीक है, एक चीज और कि आपने सुना होगा कि एक तो होता है एलीप वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, ये रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, लीप और एलीप वर्ष, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और एलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं वो आपको कमेंट्स करके बताने हैं। ठीक है, तो देखो इनको एक बार याद रखने की ट्रिक ऐसे है कि इसमें एक में 365 दिन आते हैं और एक में 366 दिन आते हैं, तो 365 यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे, इस चीज़ को आपको ज़्यादा याद रखना है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो जो बड़ा शब्द है वहाँ कम दिन आते हैं और जो छोटा शब्द है वहाँ पर ज़्यादा दिन आते हैं, यानी कि छोटे को ज़्यादा महत्व दिया गया है, बड़े को कम महत्व देते हैं लोग। ठीक है, और समाज में भी ये नियम लागू होता है कि जो बड़ा होता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है और जो छोटा होता है उसको ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे वाले को ज़्यादा दिन दिए गए हैं, 366 दिन, और लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है वो कितने दिन में करती है, 365 दिन में करती है। ठीक है, देखो जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से लगभग दुगना टाइम लेता है, लगभग दुगना है, पूरा दुगना नहीं है लेकिन लगभग दुगना है। ठीक, यहाँ पे 365, यहाँ पे 687 दिन, यानी कि लगभग दुगना टाइम ले रही है मंगल ग्रह। ठीक, देखो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है उस चीज़ को हम समझ चुके हैं कि मंगल ग्रह अपने ही अक्ष पर घूर्णन कितने टाइम में करता है, यानी कि ऐसे कहें कि मंगल ग्रह पर जो दिन और जो रात की अवधि होती है वो कितनी होती है। ठीक है, दिन और रात की अवधि टोटल मिलाकर कितनी होती है, 24 घंटे 37 मिनट के आसपास होती है। और अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी घूर्णन करने में कितना टाइम लेता है या दिन और रात की अवधि मिलाकर कितनी होती है, तो 23 घंटे और 56 मिनट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होने चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, 10वीं 12वीं वालों को भी याद होती हैं। तो आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो याद होनी ही चाहिए। आगे बात करते हैं, तो मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री क्या किया है, 25 डिग्री झुका हुआ रहता है। ठीक है, सेम ऐसे ही पृथ्वी भी अपने अक्ष के साथ झुकी हुई है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी अपने अक्ष के साथ, वो आपको कमेंट्स करके लिखना है। मंगल ग्रह कितना बनाता है, तो लगभग 25 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है, किसके साथ, अक्ष के साथ बनाता है। ठीक है, यानी कि इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा समझे कि ये पृथ्वी है या ऐसे कहें कि मंगल ग्रह है, दोनों ही गोल हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, उसका अक्ष है, ठीक, और ये क्या है, उसकी कक्षा है। तो वो अक्ष के इसके सापेक्ष झुके हुए हैं, न कि कक्षा के सापेक्ष। कक्षा के सापेक्ष अगर पूछा जाए कि कक्षा के साथ वो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, तो वो लगभग इसका थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि थोड़ा अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं अक्ष के सापेक्ष, यानी कि इस लाइन के सापेक्ष मंगल ग्रह कितना झुका हुआ है, तो यहाँ पे जो कोण बनाता है वो कितने डिग्री का बनाता है, 25 डिग्री का बनाता है। ठीक, और बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है, लगभग 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और यही कारण है कि जो सूर्य है वो हमको कभी कर्क रेखा पर कभी मकर रेखा पर ऐसे दोलन करता हुआ प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण वो दोलन करता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि जो सूर्य है
वो स्थिर है और अपने ही अक्ष पर वो क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ठीक है, जमा हुआ तो नहीं है, ऐसे कह सकते हैं ज़्यादा स्थिर नहीं है, लेकिन वो अपने ही अक्ष पर क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, वो ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के झुकाव के कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जून महीने में जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है और दिसंबर महीने में क्या करता है, वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। किसकी वजह से, इस 23 डिग्री अक्ष के झुकाव के कारण। ठीक, और यही वजह है कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, जिसको कर्क रेखा और मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मंगल ग्रह के अगर रंग की बात करें तो ये लाल रंग का दिखाई देता है, जबकि जो पृथ्वी है वो कैसी दिखाई देती है, तो नीला रंग का ग्रह है पृथ्वी। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप सभी को याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित रहे राजा रवि वर्मा के बारे में सही है। ठीक, तो राजा रवि वर्मा कौन है और ये चर्चा में क्यों रहे हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि राजा रवि वर्मा कौन थे। किली मानूर के महाराजा, प्रसिद्ध गायक, प्रसिद्ध चित्रकार और प्रसिद्ध कवि। ठीक, तो ये जो राजा रवि वर्मा है, ये भारत के नहीं, ऐसे कहें कि पूरे विश्व के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, अभी ये न्यूज़ में क्यों रहे हैं, इस चीज़ को भी देख लेते हैं, क्योंकि हाल ही में इसकी क्या बनाई गई है, 175वीं जयंती बनाई गई है। ठीक है, क्या बनाई गई है, 175वीं जयंती बनाई गई है। इस वजह से ये न्यूज़ में रहे हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी 175वीं जयंती बनाई गई है। ठीक है, और इस जयंती के उपलक्ष्य में जो अखबार है उसमें एक, ऐसे कहें कि एक एडिटोरियल छपा है। ठीक, और जिसमें वो लेखिका बोलती है, यानी कि जो इसकी लेखक है एडिटोरियल की, वो कहती है कि जब इसके जो जयंती के अवसर पर, ये कहाँ बनाई गई थी, जयपुर में। ठीक है, तो यह जयंती पर ये जो गई है, ठीक, तो उसको याद आ गई कि किलीमंजारो, सॉरी किलीमंजारो नहीं है, किलीमंजारो एक पर्वत है अलग से, किलीमानूर की, कि वो क्या करेगी भविष्य में, अगली जयंती पर वो किलीमानूर की यात्रा करेगी। ठीक है, तो उसको किलीमानूर की यात्रा का एक ख्याल आया है। क्यों ख्याल आया है, क्योंकि 175वीं की जयंती पर वो शामिल हुई है और उसकी जो बनाई गई जो चित्रकला है उनको उन्होंने देखा है, तो उनको क्या हुआ, किली मानूर जाने का एक ख्याल आया है। ठीक, तो ये ख्याल क्यों आया है, कैसे आया है, ये सारी चीज़ें बकवास है, अपने को याद नहीं रखनी है। याद ये रखनी है कि जो राजा रवि वर्मा है इसका योगदान क्या रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े प्रसिद्ध चित्रकार है। ये चीज़ें आपको जहन में बैठानी है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस चित्रकार है राजा रवि वर्मा। इन्होंने अपने जीवन में क्या किया है, 7,000 से ज़्यादा चित्र बनाए हैं। कितने बनाए हैं, 7,000 से ज़्यादा चित्र बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, और जो चित्र बनाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जैसे अष्ट सिद्धि का चित्र बनाया है, लक्ष्मी का चित्र बनाया है, सरस्वती का बनाया है। ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा का बनाया है, और ये जो कृष्ण यशोदा का जो चित्र बनाया है। ठीक है, और कृष्ण जी और राधा का चित्र बनाया है। ठीक, अर्जुन सुभद्रा का बनाया है, गंगा उतरण का बनाया है, शकुंतला, ठीक, और द्रौपदी का चित्र बनाया है। तो ये कई प्रकार के इन्होंने चित्र बनाए हैं। इवन इन्होंने जो मेवाड़ के महाराजा थे, महाराणा, ठीक है, महाराणा प्रताप का भी चित्र बनाया था। और ऐसी मान्यता है कि इन्होंने जो महाराणा प्रताप का जो चित्र बनाया है वो लोगों से पूछ पूछ कर बनाया है। ठीक है, यानी कि लोगों से जो बातें सुनी है उसके आधार पर ये चित्र क्रिएट किया है। ठीक, ये कभी महाराणा प्रताप से नहीं मिले हैं। ठीक है, और जब ये इन्होंने उदयपुर की यात्रा की तो उस समय महाराणा प्रताप शिकार पे गए हुए थे। ठीक है, तो अपने राज्य में नहीं थे, तो इसलिए वो नहीं मिल पाए हैं। ठीक, तो लोगों से इन्होंने पूछा कि महाराणा प्रताप के बारे में, और उसी के आधार पे इन्होंने चित्र बनाया है महाराणा प्रताप का, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, ऐड नहीं किया गया है। चलो कोई बात नहीं, नेट पे जाके आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। ठीक, तो किस प्रकार से उन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। अब देख लेते हैं कि राजा जो रवि वर्मा है, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे इसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, किलीमानूर, जो कहाँ पर है, केरल में है।
ठीक है। तो केरल में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु भी केरल में ही हुई थी। जहाँ जन्म हुआ था सेम वहीं मृत्यु हुई थी, 2 अक्टूबर 1906 को किलीमानूर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक। अपने जीवन में इन्होंने क्या किया था, 7,000 से ज़्यादा पेंटिंग बनाई है। और 1904 में जब ब्रिटिश काल, भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था, उस समय इनको ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा केसर ए हिंद गोल्ड मेडल दिया गया था। ठीक है। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और 2013 में क्या किया गया है, बुध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम इनके नाम पर रखा गया है। इनको सम्मानित करने के लिए बुध ग्रह के एक क्रेटर का नाम राजा रवि वर्मा रखा गया है। ठीक है। अब क्रेटर क्या होता है, तो क्रेटर जब आप ज्वालामुखी पढ़ेंगे जीएस में, तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है कि क्रेटर क्या होता है। जैसे कोई ज्वालामुखी है, ठीक, और वो फट गया और एक पर्वत सा निर्माण हो गया, तो इसके मुख पर जो एक बहुत बड़ा गड्ढा बनता है, उसी को क्रेटर बोलते हैं। ठीक है। तो इसके मुख पर जो एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है, कई किलोमीटर में फैला हुआ होता है। ठीक। और जब उसमें पानी भर जाता है, बरसात का पानी भर जाता है या किसी वजह से पहाड़ों से निकलकर जो पानी भर जाता है, तो जिस झील का निर्माण होता है उसको क्रेटर झील बोला जाता है। ठीक। ऐसे ही एक क्रेटर झील महाराष्ट्र में भी है, जिसको बोलते हैं लोनार झील। ठीक है। तो लोनार जो झील है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और किस प्रकार की झील है, तो क्रेटर झील है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूरे विश्व में एशियाई शेरों का एकमात्र शरणागाह है, कौन सा अभ्यारण्य है। ठीक है। तो ये जो एशियाई शेर हैं ये भी न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या भी क्या हुई है, पिछले जो संख्या थी उसकी अपेक्षा ये बढ़ गई है थोड़ी सी। ठीक है। इस वजह से ये न्यूज़ में रहे हैं। तो पूरे विश्व में एशियाई शेरों का एकमात्र शरणागाह कौन सा है। ये 4 अभ्यारण्य दिए गए हैं, इनमें से किस स्थान में या किस अभ्यारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक। ऑप्शन है पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है। ये टाइगर के लिए फेमस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और ऐसे बोले कि पूरे भारत में अगर एक नेशनल पार्क में टाइगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी नेशनल पार्क में टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये टाइगर के लिए फेमस है। बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, ये कहाँ पर है, ये आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। देखो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाए जाते हैं। ठीक है। पूरे विश्व के लगभग 65% गैंडे यहीं पर पाए जाते हैं, अकेले काजीरंगा में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि राजाजी जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये हाथियों के लिए फेमस है। फेमस किसके लिए, हाथियों के लिए फेमस है। यहाँ पर एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ठीक है। तो एशियाई हाथियों के लिए 2 नेशनल पार्क फेमस हैं, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, और एक यहीं लिख लेते हैं नागर नागरगोहल। नागरगोहल नेशनल पार्क है। इसका एक बार सही से नाम देख लेना अपने को। ठीक है। ये जो गिर नेशनल पार्क है, जो गिर नेशनल पार्क है, ठीक, ये किसके लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। इनकी पूरे अगर विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में एशियाई शेर, ठीक, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में ये पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो गिर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, इसको आपको याद रखना है कि ये गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है। गुजरात में जूनागढ़ वाले क्षेत्र में ये
स्थित है गिर नेशनल पार्क। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एशियाई शहरों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी श्रेणी में रखा गया है और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। न्यूज़ में इस प्रकार से ये हेडलाइन रही है कि एकमात्र शरणागाह गुजरात में एशियाई शहरों का लगातार बढ़ता कुनबा, यानी कि इसकी संख्या में क्या हुई है, थोड़ी सी वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। और इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो लगभग 674 हो गई है। कितनी हो गई है, 674, ठीक। जो कि पहले कितनी थी, 2015 में 525 थी। और अब इनकी जब गिनती की गई है तो ये बढ़कर कितनी हो गई है, 674 हो गई है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में रहा है और ये आपको याद होना चाहिए। एशियाई शहरों का वैज्ञानिक अगर नाम की बात करें, ठीक है, एशियाई शहरों की अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियोपर्सिका इनका वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है, पैंथेरा लियोपर्सिका इनका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो एशियाई शेर हैं वो मूलतः भारत तक ही सीमित है, यानी कि कहाँ पर पाए जाते हैं, केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं, ठीक। और भारत में भी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। IUCN की अगर रेड लिस्ट की बात करें कि IUCN की रेड लिस्ट में इनको कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। हिंदी में इनको संकटग्रस्त श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब संकटग्रस्त लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय, इन सभी का मतलब एक ही होता है, ठीक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाले कानून में बात करें तो इनको अनुसूची 1 में रखा गया है, ठीक है। यानी कि इनका जो ऐसे कह सकते हैं कि जो शिकार करना है या इनको जो टॉर्चर करना है तो वो एक कानूनी अपराध है, ठीक। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली बार भारत ने वनडे विश्व कप का खिताब कब जीता था, ठीक है। ये क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है, खेल से संबंधित है। तो बताना है कि पहली बार भारत ने वनडे विश्व कप कब जीता था, 1983, 87, 2003, 2011। तो भारत ने सबसे पहली बार जो वनडे जीता था वो 1983 में जीता था, ठीक है। जब कपिल देव क्या हुआ करते थे, भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे, ठीक है। देखिए जो वनडे विश्व कप है ये 4 साल से एक बार खेला जाता है, 4 साल में एक बार खेला जाता है। और पहली बार अगर वनडे विश्व कप की बात करें तो इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था, 1975 में इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड में, जब वहाँ पर वेस्ट इंडीज जो टीम है उसने ये कप जीता था, ठीक है। तो पहली बार वनडे विश्व कप किसने जीता था, वेस्ट इंडीज ने। कहाँ पर, इंग्लैंड में जीता था। और भारत अब तक कितने वनडे विश्व कप जीत चुकी है, तो 2 जीत चुकी है। कब, एक 1983 में जीत चुकी है और एक 2011 में जीत चुकी है, ठीक है। 2003 में भी देखो हम फाइनल तक पहुँचे हैं, क्योंकि फाइनल में लेकिन हमारी हार हो गई, ठीक। और इस वजह से हम नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2011 में हमने जीता था, ठीक। 2011 में जो ये वनडे विश्व कप जीता गया है ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता गया, और 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि क्रिकेट से संबंधित है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वनडे विश्व कप के अगर आयोजन की बात करें कि इनका आयोजन करवाता कौन है, ठीक है, तो आयोजन करवाता है ICC करवाती है। कौन करवाती है, ICC करवाती है। ICC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ICC का मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में है, ठीक है। और दुबई कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है। तो पहली बार विश्व कप जो खेला गया था, वनडे विश्व कप खेला गया था 1975 में, और कहाँ पर खेला गया था, इंग्लैंड में खेला गया था। और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो वेस्ट इंडीज़ की जीत हुई थी, ठीक है। और ये देखो 4 साल में एक बार खेला जाता है, और भारत 2 बार ये जो वनडे वर्ल्ड कप है ये जीत चुका है। 1983 में जीत चुका है और 2011 में जीत चुका है, ठीक है। 2023 में जो विश्व कप होने वाला है ये कहाँ पर होगा, ये भारत में होगा, ठीक। कहाँ पर होगा, भारत में खेला जाएगा 5 अक्टूबर से, ये 19 अक्टूबर नहीं है,
19 नवंबर तक खेला जाएगा। 19 नवंबर तक खेला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए वनडे विश्व कप के बारे में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।